चलिए इसके बाद हम बताने जा रहे थे एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस। जैसे पहला ए दे दे और बी दे दे, आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी ज्ञात करें। अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी 3 2 5 1 और इसके बाद है 5 4 2 1। जोड़ने का तरीका क्या है कि पहला रो के पहला एलिमेंट जिसको हम कह सकते हैं 11, 11 को 11 से जोड़ेंगे, 12 को 12 से जोड़ेंगे, 21 को 21 से जोड़ेंगे और 22 को 22 से जोड़ेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा 3 + 5 होगा, 2 + 4 होगा, इसके बाद 5 + 2 होगा और 1 + 1 होगा। यानी फाइनली इसको जोड़ा जाए तो 8 6 7 और 2। इस प्रकार हम लोग दो आव्यूह का जोड़ सीखेंगे। अगर आपको मोर देन 2 आव्यूह दे दे तब हम लोग किस प्रकार इसको जोड़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 3 आव्यूह दे दे, एक दे देता है a बराबर 3 2 1 4 1 2 2 1 0, इसके बाद b बराबर दे देता है 5 1 0 2 1 0 0 0 2 और एक c बराबर दे देता है 5 1 1 2 1 1 2 5 8। और आपसे पहला सवाल करता है कि बताइए a + b + c ज्ञात करें। दूसरा सवाल आपसे कर सकता है a - b ज्ञात करें। तीसरा सवाल कर सकता है a + b + c ज्ञात करें या a - b - c ज्ञात करें। तो जो एडिशन रूल है, जो योग का नियम का रूल है, वही जो है वो घटाव का नियम का अंतर का नियम भी सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास a + b + c निकालना है तो देखिए 3 2 1 4 1 2 2 1 0 और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है 5 1 0 2 1 0 0 0 2 और तीसरा मैट्रिक्स आपके पास है 5 1 1 2 1 1 2 5 8। अब तीनों का जोड़ का तरीका क्या है कि इसके 11 को और 11 यानी हम कह सकते हैं कि तीनों 11 को जोड़ेंगे, 3 5 और 5 10 और 3 हो गया 13, 12 को 12 से यानी तीनों 12 को जोड़ देंगे हम लोग तो 2 1 3 और 3 1 कितना 4। सेम इसी प्रकार 13 को 13 से जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 1 1 और 1 कितना 2। इसी प्रकार 21 को 21 सारे 21 को जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 6 और 2 कितना हो जाएंगे 1 और 1 2 और 2 और 1 कितना 3। फिर 23 को 23 से तो 2 और 0 2 और 2 और 1 कितना 3। 31 को 31 से करेंगे तो 2 और 0 2 और फिर देखिए 2 और 0 2 और फिर यहाँ पे 2 छूट गया तो 2 और 2 कितना 4। 32 को 32 से करेंगे 1 0 2 5 यानी 5 और 1 6। फिर 33 को 33 से जोड़ेंगे तो 0 2 8 2 कितना 10। सेम इसी प्रकार एक हुआ एडिशन, दो या दो से अधिक आव्यूह का योग हो गया। इसके बाद हम अंतर की बात करते हैं कि अगर अंतर कैसे करेंगे। जैसे देख लीजिए दो आव्यूह का अंतर आपसे पूछा है, बताइए a - b क्या होगा। तो a - b जब भी निकालना है तो देखिए a का मान कितना हो गया 3 2 1 4 1 2 2 1 0 और -b का मान हो गया 5 1 0 2 1 0 0 0 2। जिस प्रकार योग का नियम है सेम उसी प्रकार अंतर का नियम है, कोई फर्क नहीं है बाबू। जैसे जोड़ते हो 11 को 11 जोड़ते हो सेम उसी प्रकार हम लोग 11 को 11 से घटाएंगे, 12 को 12 से घटाएंगे यानी 3 में से 5 जाएगा -2 और 2 में 1 को घटाएंगे तो 1, 1 में 0 को घटाएंगे तो 1, 21 को 21 से घटाएंगे तो 4 2, 22 को 22 से घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो घटाएंगे तो 0, 23 को 23 से करेंगे तो 2 में से 0 2। फिर देखिए 31 को 31 से करेंगे तो 2, 32 को 32 से घटाएंगे बाबू तो 1 और 33 को 33 से घटाएंगे तो -1। सेम इसी प्रकार मोर देन 2 मैट्रिक्स भी अगर दे देगा तो हम लोग घटा देंगे। यानी कह सकते हैं हम लोग कि एडिशन लॉ और डिफरेंस लॉ यानी सब्ट्रैक्शन लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं, दोनों का रूल समान है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि शॉर्ट में हम लोग करना है, जितना कम समय में जितना शॉर्ट में इसको हम समझाते हैं ताकि आप रिवीजन कर लें, आप इसको समझ लें। इसके बाद हम लोग टॉपिक चलेंगे, अगले टॉपिक जो होगा
वो आपका होगा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझते रहेंगे। चलिए इसके बाद चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्टैंडर्ड। यानी हम कह सकते हैं हिंदी में कि अदिश आव्यूह का गुणनफल। बहुत ज्यादा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है इससे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर से पूछता है, कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दे, ए दे देता है ए बी सी और कितना, और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि लैम्डा ए बराबर 8, ऑब्जेक्टिव सवाल दे देता है, ए दे देगा, आपसे लैम्डा ए पूछ देगा। तो याद रखेंगे कि अगर कोई भी आव्यूह दे दे, कोई भी मैट्रिक्स दे दे और स्केलर से गुणा करने के लिए कह दे, तो जितने भी मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, लैम्डा ए निकालना है तो आपका हो जाएगा लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी और लैम्डा डी। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। ध्यान रखना, आपको सब ध्यान रखने की जरूरत है, ये सब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते रहता है, एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक और सवाल है, a बराबर 3 2 5 1, और आपसे पूछा कि बताइए ना 5a बराबर 8, यानी ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय कितना, 5। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को कितना से गुणा कर देंगे बाबू, 5 से। यानी हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5, यानी हो गया 5। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बाद अगले जो टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा 2 या 2 से अधिक आव्यूह का गुणनफल। इसमें तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी स्केलर से गुणा करने के लिए कहेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर से गुणा कर देंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि आप सब लोग को बताया गया है, क्लास में बताया गया, तो फिर भी एक दो फॉर्मेट हम आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि जो बच्चे नहीं देखे वो समझ लेंगे, सीख लेंगे। चलिए अगला टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 or more matrices, 2 or more matrices, 2 या 2 से अधिक आव्यूह का। देखिए सबसे पहले तो हम लोग गुणा का रूल को समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक आव्यूह का गुणनफल कब संभव है, गुणा करना कब संभव है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A बराबर दिया हुआ है 3 2 5 और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 4 2 1 0। अगर हम ये दोनों मैट्रिक्स में बात करें, पहला मैट्रिक्स तो पहला मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कितने हैं, कॉलम। और इसमें जो है 2 रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि गुणनफल संभव कब है, आखिरकार में कब गुना संभव है, कब हम गुना कर सकते हैं और कब गुना नहीं कर सकते। जैसे गुना करने का टेक्निक जो है, गुना पॉसिबल तब होगा जब पहले वाले आव्यूह का कॉलम दूसरे वाले आव्यूह के रो के बराबर। फिर से एक बार सुनिएगा आप लोग, पहले वाले आव्यूह का कॉलम
दूसरे वाले आदमी के रो के अगर बराबर होगा तब हम लोग समझेंगे कि गुना संभव है, मल्टीप्लिकेशन संभव है। अगर पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर बराबर नहीं हुआ तो कदापि वो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं। चलिए तो हम लोग जान गए कि गुना कब संभव है कब नहीं संभव है। इसके बाद अब गुना संभव है तो गुना करेंगे कैसे। गुना करने का टेक्निक जो है थोड़ा सा आप समझेंगे और दो एग्जांपल आपके सामने लेंगे। a क्रॉस b निकालते हैं 3251 और दूसरा जो है 254210। गुना करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप गुना करेंगे तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करके जोड़ेंगे। पहला रो को पहला कॉलम से गुना करके जोड़ेंगे, उसमें भी पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से, यानी 3 गुने 2 और गुना करके जोड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, प्लस 2 गुने 2। ध्यान से समझिएगा आप लोग, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करके जोड़ते हैं, उसमें भी पहला को पहला से और दूसरा को। इसके बाद पहला रो को ही दूसरा कॉलम से गुना करके जोड़ते हैं, उसमें भी पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से, यानी 3 गुने 5 और प्लस में हो जाएगा 2 गुने कितना। फिर चलेंगे पहला रो को तीसरा कॉलम से, जब तक कॉलम समाप्त न हो जाए तब तक हम इसी प्रकार मल्टीप्लाई करके जोड़ते रहेंगे। पहला रो को तीसरा कॉलम से, उसमें भी पहला को पहला से, यानी 3 गुने 4 और प्लस में हो जाएगा 2 गुने कितना। ये हुआ पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। इसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम। चलिए दूसरा रो पहला कॉलम में चलेंगे तो 5 गुने कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 और प्लस में हो जाएगा 1 गुने 2। ध्यान रखना है कि दूसरा रो पहला कॉलम तो चल रहे हैं, लेकिन पहला को पहला से चलेंगे और दूसरा को दूसरा से चलेंगे। अब इसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम चलेंगे, वो भी पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से चलेंगे। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 5 गुने 4 और प्लस हो जाएंगे 1 गुने कितना। ये हुआ आपका। इसके बाद सॉल्व कर देंगे हम लोग, 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4, 5 3 15 प्लस 2 12 प्लस 0 10 प्लस 2 25 प्लस 1 20 प्लस 0। इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10, 15 और 2 17, 12 यहाँ हो जाएंगे भी 12 26 और यहाँ हो जाएंगे 20। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आदमी का। अगर बच्चा कोई नहीं सीखा होगा तो एक गुना करने के लिए एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, आप ध्यान से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान यही देना है कि गुना संभव तब होगा जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो। एग्जामिनेशन में गुना बहुत ज्यादा छपने वाला है, कम से कम आपको एग्जामिनेशन में गुना मिलने वाला है तो 7 से 8 नंबर आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि 4 नंबर एग्जामिनेशन में पूछेगा गुना, तो गुना है तो 4 गुने 8 नंबर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए गुना आप लोग जरूर सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं और इसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल आप सबों के बीच बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर आपके पास दे देता है एक ये बराबर दे देता है 0 1 2 2 3 1, आप देख रहे होंगे कि 2 रो और 3 कॉलम है। इसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कह देगा b बराबर 1 2 3 से, बहुत ज्यादा को ये सब मिलेगा। देखिए इसका 2 रो है 3 कॉलम है, इसका 3 रो है और 1 कॉलम। आप सबसे पहले पकड़िए कि गुना संभव है अथवा नहीं। देखिए तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है, अगर बराबर है तो समझ लीजिए कि गुना संभव है। अब गुना जब संभव है तो कैसे गुना होगा, a क्रॉस b करेंगे। जब a क्रॉस b करेंगे तो देखिए तो 0 1 2 2 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3। गुना करेंगे जब तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करके जोड़ते हैं, हमने पहले ही बोला कि पहला रो को पहला कॉलम से गुना करके जोड़ते हैं, उसमें भी पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से और तीसरा को तीसरा से। तो 0 गुने 1 कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 गुने 2 कितना 2 और
प्लस 2 गुने 3 कितना 6। इसके बाद पहला रो पहला कॉलम हो गया, अब तो कॉलम है नहीं, तब चलेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 गुने 1 2 और प्लस 3 गुने 2 6 और 1 गुने 3 कितना 3, यानी आपका रिजल्टेंट जो हो गया 8 और 11। ये हुआ आपका दो आलू का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको रिवीजन कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको रिवीजन करने पर फोकस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आपको हम पहले ही बता दिया। जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाता है, तब आपको एक टॉपिक था जिसका नाम था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, हम चर्चा करेंगे। थोड़ा शॉर्टली हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये हम इस सारे टॉपिक आपको बारी बारी से नहीं बताने जा रहे हैं, लॉन्ग नहीं लेकर के चल रहे हैं, बस हम चर्चा थोड़ा कर रहे हैं ताकि आप इसको, समय भी बच रहा है, 1 से 2 दिन बच रहा है, आप इसको रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको भी। क्या होगा, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में हम चलेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है क्या, आव्यूह का परिवर्त है क्या। सिंपल एक लाइन में आप समझिए कि जो रो को कॉलम में जो बदलने की जो प्रक्रिया है, यही कहलाता है आव्यूह का परिवर्त। रो को कॉलम में जो बदलने की प्रक्रिया होती है क्या कहलाता है बाबू, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह के परिवर्त का जो सूचित करने का जो सिंबल होता है ए डैश होता है, या कहीं-कहीं किताब में ए के ऊपर में टी लिख देता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और आपसे क्या पूछेगा, क्या बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, या कभी-कभी एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन मिलता है तो वहां पे हिंदी में लिखता है कि आव्यूह का परिवर्त बताएं, या कभी-कभी परिवर्त में लिख करके कहेंगे कि ए डैश ज्ञात करें, या ये नहीं तो कभी-कभी ए के ऊपर टी भी दे सकता है, तो आप समझेंगे कि सारा का मतलब। तो बताइए इसका जब ट्रांसपोज निकालना होगा तो हमने बोला कि पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, तो पहला रो को जब पहला कॉलम बनाएंगे तो 2 3 हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा तो 4 5, यही हो जाएगा आव्यूह का परिवर्त। जैसे अगले एग्जांपल में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं a बराबर 1 2 3 4 5 6 2 1 0 और आपसे पूछा जाएगा कि a डैश क्या होगा। हमने आपको बोला कि पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, यही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। और एग्जांपल आपके पास हम रखते हैं a बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 3 रो और 2 कॉलम में लेकर चलते हैं, आपसे पूछा जाएगा a डैश। सेम तरीका होगा, मेथड्स में नियम में कोई परिवर्तन नहीं, हमने वही बोला आपको कि पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, यही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए आव्यूह के परिवर्त की विशेषताएं भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषता, कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में विशेषता को पूछ देता है, आप इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे पहला विशेषता क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज निकाल दे और ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको पुनः ट्रांसपोज निकाल दे, तो बाबू ये गिवन मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी जो आव्यूह दिया हुआ है वही प्राप्त हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपके पास दो गो मैट्रिक्स है, एक ए है और दूसरा क्या है, इसका आप निकालते हैं ट्रांसपोज, दोनों के जोड़ के ट्रांसपोज निकालते हैं या दोनों को ट्रांसपोज निकाल के जोड़ते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन। तीसरा प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे दे, अगर कोई मैट्रिक्स ए दे देता है, या ऐसा कर सकते हैं कि के दे दे और उसका ट्रांसपोज निकाल दे। के एक अचर संख्या है, अचर नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, कोई भी अचर हो सकता है, और
के से गुना करके ए में के से गुना करके ट्रांसपोज निकाल दे, या ट्रांसपोज निकालने के बाद के से गुना करे, आंसर में कोई परिवर्तन। ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ये हुआ आव्यूह का परिवर्तन, क्या है सब्ट्रैक्शन का भी है, a माइनस b का ट्रांसपोज होगा वो b डैश माइनस a डैश के बराबर। खैर वो तो बात की बात है, इस पर आप रिवीजन जरूर करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये हुआ आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में आपको पूछ सकता है, a दे देगा 3 2 5 4 और आपसे पूछ सकता है कि a प्लस a डैश क्या हो। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा पूछते रहता है, a माइनस a डैश क्या हो। ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे, ये सब गलती नहीं करेंगे। या पूछ देगा 2a प्लस a डैश क्या होगा, 2a माइनस a डैश क्या होगा। तो ये सब चीज हम पहले ही आपको बता चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर में भी बताए हैं। तो ये सब चीज जो है आपको थोड़ा सा देख लेंगे। ये हुआ आपका आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह के परिवर्त के बाद आपका जो होता है पढ़ना है मैट्रिक्स में, वो पढ़ना है सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। इसमें जो सममित आव्यूह और विषम सममित जो अगले टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह की चर्चा करते हैं। सममित आव्यूह और दूसरा है जो विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह, देखिए हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल नहीं ले जाना चाह रहे हैं, बस एग्जाम के पर्पस से वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम बस वही बताएंगे जो एग्जाम में आने लायक है। सममित आव्यूह कि अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं सममित आव्यूह की, सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, तो आपको सममित आव्यूह का पहचान जो है ना, इसका पहचान है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे दे और उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं और गिवन ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर गिवन मैट्रिक्स मिल जाता है तो ये बहुत सममित आव्यूह कहलाता है। सिंपल में कह दीजिए कि अगर a डैश बराबर a मिल जाता है तो सममित आव्यूह होगा, लेकिन जब विषम सममित की अगर मैं बात करूं, विषम सममित आव्यूह की अगर बात करूं, तो अगर a डैश बराबर माइनस a जहां पे दिख जाएगा, ये कहलाएगा विषम सममित आव्यूह। एक जो है सममित आव्यूह का पहचान है और एक विषम सममित आव्यूह का पहचान। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है कि सममित आव्यूह ज्ञात करें, आपसे दे देगा एक मैट्रिक्स दे देगा, अगर आपसे पूछेगा सममित आव्यूह निकालना है, जब भी सममित आव्यूह निकालने के लिए पूछा जाए आपसे, तो आप तुरंत निकालिएगा a प्लस कितना a। लेकिन इसके बदले में अगर आपसे पूछ दे कि सममित आव्यूह का योगफल, जहां पे लिख देगा सममित आव्यूह का योगफल, तो आप इसको निकालेंगे a प्लस a डैश बटा कितना, या इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 इनटू a प्लस कितना। आपसे अगर पूछ दे विषम सममित आव्यूह बताएं, विषम सममित आव्यूह, तो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा a माइनस कितना। लेकिन यही जब आपसे पूछता है कि आप विषम सममित आव्यूह का, विषम सममित आव्यूह का योगफल, तो आपको तुरंत ध्यान देना है कि a माइनस a डैश बटा कितना, यानी हम कह सकते हैं कि 1 बटा 2 इनटू a माइनस a डैश। तो ये 6 पॉइंट जो है ना, एकदम गारंटी है कि 6 पॉइंट में से एक नंबर, एक से दो नंबर आपको एग्जामिनेशन में दिखने के लिए मिलेगा, दिखेगा, इसलिए आप 6 पॉइंट का ध्यान से रखेंगे। पहला बात फिर से हम लोग बोल रहे हैं, सममित आव्यूह का पहचान है कि कोई मैट्रिक्स दे देता है और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद गिवन मैट्रिक्स अगर मिल जाए तो सममित होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स दे देता है, उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं
ट्रांसपोज निकालने के बाद जो गिवन मैट्रिक्स में के बाहर में माइनस अगर सिंबल आ जाता है, चिन्ह आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे इसको। अगर आपसे पूछ दे कोई मैट्रिक्स दे दे और समित आदमी निकालने के लिए पूछे तो आप निकालेंगे 1 प्लस a डैश। विषम समित आदमी का योगफल पूछेगा तो 1 प्लस a डैश बटा 2। विषम समित आदमी निकालने के लिए कहेगा तो आप लिखिएगा a माइनस a डैश, लेकिन वही जब विषम समित का आदमी पूछेगा तो a माइनस a डैश बटा। ये हुआ आपका मैट्रिक्स का शॉर्ट रिविजन, जो आप एग्जामिनेशन में इतना देख करके आप इतना टॉपिक को थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये हुआ मैट्रिक्स का टॉपिक। और मैट्रिक्स के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक होगा डिटरमिनेंट्स। क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों मिक्स रहेंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो होंगे इसमें थ्योरी सवाल जो भी होंगे इसमें चर्चा होगा, लेकिन इसके तुरंत अगले वीडियो जो होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा। बारी-बारी से आज हम 2-3 घंटा का वीडियो बना करके आपको पूरे 12th क्लास के जो एग्जामिनेशन में आने वाला है उसी पे आधारित हम आज रिवीजन करवाने जा रहे हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे एवं जिनको भी एग्जामिनेशन 2 फरवरी 2024 को मैथ का जो एग्जामिनेशन है वो वीडियो एक बार जरूर देख करके जाइएगा ताकि आपको कुछ फायदा हो जाए। हालांकि जरूर फायदा होगा आपको। चलिए डिटरमिनेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब हम जो अगले टॉपिक की बात जो करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सारणिक। ठीक है, ये जो सारणिक जो है, हालांकि डिफिनेशन डिटेल में हम चलेंगे नहीं चलेंगे, आगे हम लोग को बताना है बस एग्जाम के पर्पस से वीडियो जब बन रही है तो एग्जाम पे चर्चा है, क्वेश्चन पे चर्चा होगा। हालांकि एक बात बता दें कि ये जो सारणिक होती है, डिटरमिनेंट्स होती है, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि जो सारणिक जो है यानी जो दिया गया सारणिक है एक प्रकार का वर्गाकार। अब वर्गाकार तो आप जानते हैं अच्छे से कि जिसमें रो और कॉलम क्या हो जाए, समान हो जाए। व्हेन अ मैट्रिक्स इज then number of row is equal to number of, then this matrix is known as क्या, a square matrix। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। खैर फिलहाल आगे हम बढ़ेंगे कि इसमें जो डिटरमिनेंट्स में होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। देखिए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, द्वितीय कोटि का जो सारणिक होगा इसके बारे में तो फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट्स जिसमें एक रो एक कॉलम हो, लेकिन उतना हम नहीं चलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स में चलेंगे। जब सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स या 2 रो 2 कॉलम जब आपके पास दे दे तब हम लोग सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक a बराबर दे देता है डिटरमिनेंट्स 3 2 5 1 और आपसे पूछेगा कि बताइए कि a mod क्या है। a mod कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इस डायगोनल को गुना करेंगे और इस डायगोनल को गुना करेंगे तो देखिए तो a mod का मान जो होगा वो 3 गुने 1 3 होगा और एक माइनस होता है, थ्योरी में ध्यान रखेंगे माइनस लगाएंगे और इसके बाद इस डायगोनल को गुना करेंगे तो 5 में कितना, 3 में से 10 जाएगा कितना होगा माइनस। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे दे देता है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। अब आपसे पूछेगा कि इसका मॉडुलस बताएं। मॉडुलस का मान बताएं, मानते हैं कि हम इसको a बराबर दे देते हैं तो a mod का मान हमसे पूछेगा। जब आपको a mod का मान होगा पहले इस डायगोनल को गुना करेंगे तो sin थीटा गुने sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, थ्योरी में हमने आपको बोला क्या होगा माइनस, cos थीटा गुने माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कितना होता है। अगले जो एग्जांपल होगा आपका इसका, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं -5 -4 6 -2। एग्जामिनेशन में इससे भी काफी सवाल देखने को मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इस डायगोनल को गुना करें तो -5 और -2 प्लस 10 होंगे, थ्योरी में आपको हमने बोला है माइनस होंगे तो 6 4 को 24 तो माइनस माइनस प्लस 24 यानी 14 और 10 कितना हो जाएंगे 24। एक और एग्जांपल आपके पास हम लेते हैं तो a बराबर होगा 5 या कर देते हैं 2 10
20 या -20, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, मे बी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आप बस सॉल्व करने का टेक्निक पकड़िए। पहले इस डायगोनल गुना करिए, तो 2 गुने -20 कितना होगा, -40। यहाँ पे माइनस होगा, 2 गुने 10 तो 10 दूनी 20, यानी 20 और 40 कितना हो जाएगा, -60। इस प्रकार आप दो रो और दो कॉलम को अगर दे दे, यानी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दे दे, तो आप हल कर सकते हैं। और अगर एग्जांपल लेना है तो जैसे मान लेते हैं कि a बराबर 8 दे देते हैं, a b c d दे देते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि a mod बताइए, तो आप इसको क्या करेंगे कि AD माइनस BC, हमेशा ध्यान रखें कि पहले इस डायगोनल को गुना करें और माइनस के साथ इस डायगोनल को गुना करें। ये होगा आपका सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। इसके बाद जो अगले टॉपिक है वो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में भी हम चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। चलिए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के बारे में करते हैं चर्चा। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन। तो देखिए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स आने के लिए सबसे पहले आपको एक चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये जो चिन्ह परिपाटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह परिपाटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है, आप इसको याद रखेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस सिंबल का जो प्रयोग करेंगे हम लोग वो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स फाइंड करने में प्रयोग करेंगे। जब भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स आपके पास फाइंड करने के लिए देंगे सवाल, उसमें इस सिंबल का चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट दे देता है 1 2 3 0 2 5 0 2, या इसको कर दीजिए 2 3 1। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इस डिटरमिनेंट्स में 3 रो और 3 कॉलम दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं R1 है, R2 है, R3 है, और ये हो गया आपको C1 C2 C3, यानी 3 रो और 3 कॉलम आपको दिया गया है। अब इसमें जब भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स का मान निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो आप ध्यान रखिए किसी एक रो या एक कॉलम को हल करते हैं, लेकिन किसी एक रो एक कॉलम को तो हल करेंगे ही, लेकिन साथ में चिन्ह परिपाटी का भी प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें आपके पास 3 रो है और 3 कॉलम है। अब ये 3 रो और 3 कॉलम है तो कोई बच्चा कहेगा सर हम R1 को हल करेंगे, कोई कहेगा कि बाबू हम R2 के हल करेंगे। तो तरह तरह का विचार हो सकता है बच्चों के बीच, लेकिन बनाने का मेथड्स कोई रो से चले चाहे कोई कॉलम से चले, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणाम होगा, बिल्कुल सबका समान होना चाहिए। ख्याल ये रखना है कि अगर कोई बच्चा R1 से चल रहा है तो R1 वाला चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, कोई बच्चा R2 से चलते हैं तो R2 के चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, कोई कहेगा कि नहीं सर हम C1 से चलेंगे तो C1 का ही चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। यानी ऑल इन ऑल हम एक ही बात आप ध्यान में रखिए कि कोई भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट रहे तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके किसी एक रो या एक कॉलम को हम लोग हल करते हैं। जैसे अब इसको हम मिटा करके यहाँ पे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए चलते हैं R1 से। R1 के पास क्या है, 1 है, 1 है, यानी 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब आप बताइए कि 1 जब यहाँ पे है तो 1 11 के पास चिन्ह परिपाटी क्या है बाबू, प्लस। तो 1 के दोनों तरफ सामने प्लस इसके पहले लिखे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके दोनों तरफ ढकेंगे, कितना बचा 2 5 3 1, एकदम बिल्कुल ढक के और लिखेंगे इसको 2 5 3 और 1। बिल्कुल हम धीरे धीरे इसको समझा रहे हैं, अच्छे ढंग से आप क्लियर कर लेंगे। चलेंगे 12 के पास। आप बताइए कि 12 के पास चिन्ह परिपाटी क्या है, माइनस, माइनस 2 ले लीजिए और 2 के दोनों तरफ सामने ढक दीजिए, क्या बचे 0 5 2 1।
यहाँ पे हो गया 0 5 2 और कितना 1। यहाँ पे चिन्ह परिपाटी 13 के पास क्या है 3 और 3 के दोनों तरफ सामने टके क्या बचा 0 2 2 और 3 जिसके पहले भी आपको बताइए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। अब आपके पास दो रो दो कॉलम जहां जहां दिख रहा है उसको हल कीजिए पहले इस डायगोनल तो 2 माइनस 3 5 15 फिर देखिए -2 पहले इस डायगोनल को 0 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3 पहले इस डायगोनल के 0 माइनस 4 1 गुने 2 में से 15 जाएंगे -13 0 में से 10 जाएंगे -10 0 माइनस 4 बराबर -2 इसको सॉल्व करेंगे आप -13 माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20 और माइनस 4 दिए 12 यानी 20 माइनस हो जाएंगे 25 बराबर -5। ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। कोई बच्चा कॉलम फर्स्ट को लेकर के चलेगा तब भी आंसर -5 होगा, कोई रोक टोक नहीं है, आप जहां से भी चल सकते हैं या तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम इधर 3 3 6 तरीका से बनाएंगे तो कितना है -5। क्लियर। एक एग्जांपल हम आप सबों के बीच और लेकर के चलते हैं। एक एग्जांपल जो भी बच्चा को समझ में अगर नहीं आया होगा तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए a बराबर हम मान लेते हैं 2 3 0 0 5 1 2 2 1। अब इस डिटरमिनेंट्स को भी हल करना है। हमने आपको साइड में भी बताया था, आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में चर्चा किए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको जरूर आप ख्याल रखेंगे। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे। पहले 2 ले लीजिए 11 के पास, अभी हमने 11 12 13 लेकर के हल किया था। अगर आपका इच्छा हो तो हम आपको 11 21 और 31 लेकर के भी चल सकते हैं। 2 ले लियो आप, देखिए 2 के दोनों तरफ सामने आप हालांकि 11 से बनाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से चलिए याद रखने की जरूरत है क्योंकि आंसर तो समान ही आएंगे। 2 ले लीजिए, एक हाथ हमारे मतलब क्या बचे 5 1 2 1। यहां पे चिन्ह परिपाटी कितना होगा -3 और 3 के बाद एक हाथ हमारे कितने बचेंगे 0 1 2 1। यहां पे प्लस 0 ले लीजिए, एक हाथ हमारे 0 5। अब दोनों दो कॉलम का डिटरमिनेंट्स अगर हल करना है पहले ही आपको बताया 2 into हो जाएगा 5, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 हो जाएंगे -3 इस डायगोनल को, तब इसके बाद इस डायगोनल को करेंगे प्लस 0। इसके अंदर में कुछ भी हो जाए बाहर में 0 है तो हम लोग समझेंगे कि 0 ही होंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 5 में से 2 तो 3 हो जाएंगे, 3 गुने -2 है तो 0 होंगे, यानी 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा। ये हुआ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स तृतीय कोटि का। मुझे उम्मीद है कि आप इसे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स जो 3 कॉलम का जो सवाल होगा आप जरूर समझ गए होंगे। इससे भी एग्जाम में काफी सवाल देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इसको आप थोड़ा सा टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में सवाल छूटे ना। एग्जाम में जो भी सवाल आया आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर लेंगे। अब इसके बाद अगले जो टॉपिक होगा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के बाद टॉपिक होगा, ऐसे तो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में 2-3 प्रॉपर्टीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, हम ऐसे बता देते हैं कि प्रॉपर्टीज जो है 2-3-4 प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है डिटरमिनेंट्स में, पहला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है पहला प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है आपके पास कि यदि कोई सारणिक का कोई एक रो या एक कॉलम, यदि कोई सारणिक का कोई एक रो या एक कॉलम सामान्य नहीं 0, यदि किसी सारणी का कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो उस सारणी का मान हमेशा 0 हो जाएगा। जैसे 0 0 0 0 0 2 3 1 5 4 1। हमने फिर से आपको प्रॉपर्टी 1 को बोल रहे हैं, फिर आप ध्यान से समझिएगा।
यदि किसी सारणी के कोई एक रो या एक कॉलम शून्य हो जाए तो उस डिटरमिनेंट्स का मान हमेशा शून्य होंगे। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा ऑब्जेक्टिव में दिखाई दे तो आप इसको बनाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या मारेंगे। जैसे और एग्जांपल 0 0 0 2 5 1 4 2 1, बताइए इसमें भी पहला कॉलम क्या है 0, इसको हल नहीं करेंगे। हमने आपको अभी बताया कि यदि किसी सारणी के कोई एक रो या एक कॉलम शून्य हो जाए उस सारणी का मान हमेशा क्या होगा बाबू, शून्य। इसके बाद प्रॉपर्टीज, दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी सारणी के कोई दो रो, यदि किसी सारणी के कोई दो रो या दो कॉलम सामान्य हो, यदि किसी सारणी के कोई दो रो या दो कॉलम सामान्य हो तो उस सारणी का मान भी हमेशा शून्य होगा। ये भी बहुत वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी ख्याल रखेंगे। जैसे आपके पास एक डिटरमिनेंट हम लिखे हैं, ये है R1, ये है R2, ये है R3, C1, C2, C3। आप ध्यान से देखेंगे ना बाबू, देखिए तीन रो है और तीन कॉलम है, इसमें जो R1 है वो R3 के बराबर दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा दिखाई दे आपको क्वेश्चन में तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय बचाने के लिए आप थ्योरी जब याद रहेगा आपके पास, आप इस प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे कि अगर दो रो या दो कॉलम समान हो जाए तो हमेशा उस डिटरमिनेंट्स का मान क्या होगा, जैसे और एग्जांपल आपके पास 3 5 4 2 2 3 1 3 5 4। आप ध्यान से देखिए ना, इसमें भी तीन रो और तीन कॉलम है, C1 है, C2 है, C3 है। तो C1 बराबर C3 दिख रहा है। अगर C1 बराबर C3 दिख रहा है आप इसको बनाएंगे नहीं, आप इसको डायरेक्ट आंसर क्या मानेंगे। इसके बाद है, ये तो दो प्रॉपर्टीज हो गया। एक तो हमने आपको बोला कि यदि किसी सारणी के कोई एक रो या एक कॉलम अगर जीरो दिखाई दे तो पूरा डिटरमिनेंट्स का मान ही जीरो हो जाए। दूसरा हमने आपको बोला कि यदि किसी सारणी के कोई दो रो या दो कॉलम समान दिखे तो उसका भी डिटरमिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कहता है ना कि अगर कोई डिटरमिनेंट्स दे दे, तीसरा प्रॉपर्टी समझेंगे। यदि कोई डिटरमिनेंट्स दे देता है और उसमें कोई स्केलर से गुणा करने के लिए कह देता है, प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रॉप 3 जैसे a बराबर दे दिया आपको a b c और कितना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहता है। और आपसे पूछेगा ना, एक स्केलर दे देगा कि लैम्डा a ज्ञात करें। बाबू यदि कोई भी डिटरमिनेंट दे दे, आप कोई भी डिटरमिनेंट दे दे और उसमें कोई स्केलर से गुणा करने के लिए कह दे तो हमेशा कोई एक रो या एक कॉलम में गुणा करें। जैसे a बराबर दिया लैम्डा a आपसे पूछा गया है तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा a, लैम्डा b, c और d। कोई बच्चा कहेगा ना कि नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं लैम्डा a, लैम्डा c, b, d। कोई बच्चा ऐसे नहीं पूछा, दूसरा स्टेप भी आगे भी कर सकता है। कोई इसमें कर दिया कि कॉलम दूसरा कॉलम गुना कर देंगे, जैसे a c लैम्डा b लैम्डा d, या कुछ एक और है कि R2 में भी कोई गुना कर देगा कि a b लैम्डा c और लैम्डा d। तो ये जो चार कंडीशन बताया गया है, चार जो तरीका बताया गया इसमें, ये चारों के चारों जवाब क्या है। तो आप इसको ख्याल रखेंगे कि कोई भी डिटरमिनेंट्स में, मैट्रिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स गुना होते थे, लेकिन डिटरमिनेंट्स में कोई भी स्केलर से गुना करने के लिए कहेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि चार तरह का कंडीशन हो सकता है और ये चारों के चारों कंडीशन क्या है, सही है। यानी एक लाइन में आप जवाब याद यही रखिए कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स दे दे बाबू और डिटरमिनेंट देने के बाद स्केलर से गुना करने के लिए कह दे तो हमेशा
किसी एक रो या एक कॉलम में गुना करते हैं। यही हो गया कोई स्केलर का डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन। क्लियर यहां तक? इसके बाद प्रॉपर्टी तो और है, लेकिन हम शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस है उसको हम बता रहे हैं। इसके बाद आपको डिटरमिनेंट्स में ही आपको जो पढ़ना है, आपको आने के जो चांसेस है वो आपको इतना पढ़ने के बाद एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक है जिसका नाम है माइनर। आपने नाम सुना होगा, जो बच्चा पढ़ा होगा वो सबको मालूम होगा। थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं आपको उपसारणी के बारे में। माइनर कोफैक्टर जिसको सहखंड हम लोग बोलते हैं। इसके बाद एडजॉइंट, इसके बाद है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ये जो चार टॉपिक है ना डिटरमिनेंट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है चार टॉपिक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इससे दिखने को मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप माइनर, जो भी बच्चा पढ़े थे वो सारे बच्चे माइनर को रिवीजन कर लेंगे, जिसको हम लोग M11, M12, M13 द्वारा डिनोट करते थे। आपको बताया गया था कि माइनर निकालते समय जिन परिपाटी का प्रयोग नहीं करते हैं, माइनर जरूर रिवीजन कर लेंगे। जैसे ही आपको माइनर क्लियर हो जाएगा तो आप कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट और इनवर्स, जिसको A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटरमिनेंट्स ऑफ A। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। हालांकि ये है मैट्रिक्स का पार्ट, लेकिन डिटरमिनेंट्स का यूज है। यही वजह है कि हम आपको डिटरमिनेंट्स में इसको बात बता रहे हैं। जब तक आपको डिटरमिनेंट्स का नॉलेज नहीं आएगा तब तक इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आपसे नहीं बनेंगे। तो ये जो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटरमिनेंट्स ऑफ A है, इसको जानने के लिए आपके पास माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये तीनों का जानकारी होना चाहिए। जब आपको तीनों का जानकारी हो जाएगा तभी आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आपसे बनने वाला है, अन्यथा इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आपसे। तो आप क्या करेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी तो 5-5 नंबर में इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस सवाल पूछ दिया है, ऐसे तो 2 नंबर में भी पूछता है। इसलिए आप इसको बहुत जरूरी समझ करके, बहुत इंपॉर्टेंट मान करके रिवीजन कर लेंगे। किसका? जैसे हम आपको रिपीट कर रहे हैं, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो डायरेक्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालने के लिए आ गया, कभी-कभी ऐसे आता है सवाल, जैसे A बराबर कोई मैट्रिक्स दे देगा 3 2 5 1, आपको B बराबर दे देगा 2 1 3 2, और आपसे क्या पूछेगा कि स्टूडेंट करें कि AB इनवर्स बराबर B इनवर्स गुणे A इनवर्स। बहुत बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है, 5 नंबर में देखने को मिला है। इसलिए इसको इंपॉर्टेंट समझा जाए और इसको आप हर हाल में इसको रिवीजन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी 3 रो 3 कॉलम दे देगा आपको फंसाने के लिए, आपको टाइम टेकने के लिए, टाइम में ज्यादा लगने के लिए आपको 3 रो 3 कॉलम में सवाल दे देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 1 0 0 2, A बराबर दे देगा। इसके बाद दे देगा आपको B बराबर दे देगा 3 2 1 0 2 1 5 4 -2, और आपसे कहेगा ना सिद्ध करें कि AB इनवर्स बराबर B इनवर्स गुणे A। तो आप इसके लिए आपको इनवर्स निकालने के लिए आना चाहिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस क्लियर होना चाहिए आपको। जब तक इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आपको क्लियर नहीं होगा तब तक ये आपसे बनने वाला। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाए, डीबीआई माना जाए। आप इसको बार-बार इसको जाकर के रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद आप एग्जाम में आपको ज्यादा चांसेस है इसको छपने का, बहुत ज्यादा चांसेस है। इस पर ध्यान रखें। और ये चारों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में भी हम आपको बताए होंगे। डिटरमिनेंट्स मेथड में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर इसको देख लेंगे। डिटरमिनेंट्स मेथड से बताए थे कब सदरेख होंगे,
यह भी थोड़ा सा देख लेंगे। ये जो सारे बात हमने आपको आज बताया वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड बात है। ये सारे टॉपिक जो है अलजेब्रा से रिलेटेड आपको है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड होगा। ये सारे टॉपिक आप हर हाल में रिवीजन कर लेंगे। चलिए, तो अलजेब्रा का टॉपिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आज का यही पे समाप्त होता है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे, सब लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।